नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मथुरा की खबर के साथ। यहां पर पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया है। कृष्ण जन्मभूमि के बाहर नारेबाजी ये कर रहे थे। पुलिस ने मौके से अराजक तत्वों को भी हिरासत में ले लिया है। खुद को करणी सेना का सदस्य बता रहे हैं लोग। मामले की तफ्तीश में जुटी मथुरा पुलिस। भगवान श्री कृष्ण जी की जन्मस्थली पे आए थे और जो ये हमारी ज़मीन पे कब्जा किया हुआ है मुसलमानों ने इस मस्जिद के लिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि प्रशासन तो अपना पूरा मुस्तैद इसके साथ खड़ा है, लेकिन हमारे जो हिंदू हैं वो अपने घरों से निकल कर राजी नहीं है। आज अगर वो अपने घरों से निकलते तो आज यहाँ हम इस मस्जिद को भी गिरा चुके होते। मंदिर को जो है बाबर ने तोड़ा है। आयने अकबरी में तमाम वर्णन है, औरंगजेब के उसमें वर्णन है, खुर्रम ने आयने जहांगीरी में वर्णन किया हुआ कितने मंदिर तोड़े हैं। ये कोई मतलब होता है? कल तो फिर इस लॉ के तहत जो कोर्ट में कानून में चल रहा है, इस लॉ के तहत ये भी हो जाएगा, भैया मैंने तुम्हारी कार छीन ली, अब मेरे पास है तो मेरी हो जाएगी। कोई मतलब है इन बातों का? और कह रहे हो कि ये हो रहा है वो हो रहा है, स्थिति है आदि आदि है। भैया देखो ये तो पक्का है कि मस्जिद तो रहेगी नहीं, आज है या कल, कभी ना कभी तो टूटेगी, ये पक्का है। आज रोक रहे हो रोक लो, लेकिन अगर हम सत्ता में ढंग से आते हैं तो फिर तुम ही लोग सहायता करोगे और टूटेगी भी। अगर हिंदू आज आते तो जैसे बाबरी टूटी थी वैसे आज ये भी टूट ही जाता। भगवान श्री कृष्ण जी की जन्मस्थली पे आए थे और जो ये हमारी ज़मीन पे कब्जा किया हुआ है मुसलमानों ने, चाक चौबंद व्यवस्था की है। यहां आने जाने वाले हर व्यक्ति पर सुरक्षा का पहरा रहेगा। हर किसी को सुरक्षा की जांच के बाद ही शाही ईदगाह मस्जिद तक जाने की इजाजत होगी। हमारे सहयोगी ने मथुरा से इस स्थिति का जायजा लिया है। उनकी रिपोर्ट को देखिए। मथुरा की सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम किए गए हैं। जिलाधिकारी मथुरा साथ मेरे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि क्या रही स्थिति मथुरा की। मथुरा की बात करें तो बेहद शांति भरा और बहुत शांतिपूर्ण। उसके बाद इस तरह की अफवाहों को फैला है, क्या मानते हैं? जी हाँ, जनपद मथुरा हमेशा से एक भाईचारे का संदेश देश और दुनिया भर में देता है। पिछले कुछ दिनों में कुछ संगठनों के द्वारा कुछ कॉल्स कुछ आह्वान किए गए थे, जिसके बाद कैमराज और सीसीटीवी कैमराज के माध्यम से भी निगरानी रखी जा रही है। ये इंश्योर किया जा रहा है कि जनपद की शांति व्यवस्था को किसी भी प्रकार से कोई भंग ना कर पाए। चेकिंग पॉइंट ज़रूर लगाए गए हैं, बैरिकेडिंग की गई है, ट्रैफिक डाइवर्जन किया गया है। वो सब इसीलिए ताकि कोई अनाधिकृत व्यक्ति, कोई न्यूसेंस एलिमेंट अनाधिकृत रूप से कोई शांति व्यवस्था भंग करने की कोशिश ना कर पाए। और जैसा कि आप बता रहे हैं, जनपद में इस समय पर सामान्य स्थिति है और जनता यहाँ पर बहुत ही शांतिप्रिय और भाईचारे का संदेश सभी देती है। कितने लोगों को नजरबंद किया है? पिछले कुछ दिनों में जब से कॉल्स या कुछ आह्वान कुछ संगठनों के द्वारा आए थे, उसके बाद निरोधात्मक कार्रवाइयाँ भी की गई, पाबंदी भी की गई। कुछ लोगों को प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत भी रखा गया। कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स के द्वारा भ्रामक या अफवाह या कतिपय नेगेटिव जो चीज़ें हैं उनको भी अपने हैंडल्स के द्वारा शेयर किया गया। उसके बाद 4 ऐसे हैंडल्स के ऊपर FIR भी दर्ज की गई है। तो इस प्रकार से निरोधात्मक, प्रिवेंटिव डिटेंशन और अन्य जो भी विधिक कार्रवाइयाँ हैं वो पर्याप्त मात्रा में की गई और आज इसी कारण से जनपद में शांति व्यवस्था कायम है। जनपद की जो जनता है उसका प्रशासनिक कार्रवाई के ऊपर विश्वास है और आज सभी लोग आपसी भाईचारे का परिचय है। सर, क्या ऐसे संगठनों को प्रतिबंध करने की जरूरत है? अभी जो उनके द्वारा कॉल्स की गई थी सभी संगठनों के द्वारा, उनके ऊपर पर्याप्त जो विधिक कार्रवाई है वो की गई और उसके बाद उन सभी संगठनों के द्वारा अपनी जो कॉल्स हैं उन सभी कॉल्स को वापस ले लिया गया है। तो इन सभी संगठनों के ऊपर वो पर्याप्त कार्रवाई सभी संगठनों की गई है और आगे भी कार्रवाई पूरा आबादी
सुना आपने क्या कुछ कहना है। यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हाई अलर्ट पर प्रशासन है। इसको लेकर तमाम बंदोबस्त किए गए हैं। पुलिस ने मथुरा को 4 सेक्टर्स में बांट दिया है, जिससे कि सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता बनाए रखने को लेकर दिक्कतें ना हो। इसको लेकर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। हिंदूवादी संगठन की घोषणा के बाद हाई अलर्ट पर है पुलिस। यहाँ पर सीसीटीवी और ड्रोन कैमरास की मदद से निगरानी भी की जा रही है। चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा है। खुफिया तंत्र को भी अलर्ट रखा गया है। इस बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, आजमगढ़ को सीएम योगी ने सौंपी करोड़ों की सौगात। बड़ी जानकारी, अखिलेश के गढ़ में सीएम योगी की हुंकार। बीजेपी ने आजमगढ़ को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे दिया। मुख्यमंत्री ने इस बात का जिक्र किया। इसके अलावा कई बड़ी सौगातें उन्होंने दी और कहा कि पिछली सरकारों ने दलितों पर अत्याचार किया है। आजमगढ़ के युवाओं पर पहचान का संकट था। तो मुख्यमंत्री ने इस दौरान कई बड़ी बातों का जिक्र किया। आजमगढ़ वो पहुंचे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ को करोड़ों की सौगात सौंपी है। अखिलेश के गढ़ में सीएम की ये सेंधमारी। ऐसे में बीजेपी ने आजमगढ़ को पूर्वांचल एक्सप्रेस वे दिया है। साथ ही सीएम ने कहा कि पिछली सरकारों ने दलितों पर अत्याचार किया है और हम दलितों का परोपकार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ के युवाओं पर पहचान का संकट तक मंडराया था। तो आजमगढ़ को सीएम योगी ने करोड़ों की सौगात दी है। अखिलेश का गढ़ कहा जाता है आजमगढ़, और वहां पर घुसकर सेंधमारी यहां पर योगी आदित्यनाथ की तरफ से की गई है। वहां पर हुंकार भरते हुए प्रदेश के मुखिया नजर आए। बीजेपी जिस तरीके से विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारियों में लगी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। ऐसे में एक दूसरे के गढ़ में जाकर सेंधमारी करने का सिलसिला लगातार जारी है। आजमगढ़ जब सीएम पहुंचे तो यहां पर क्षेत्रवासियों को करोड़ों की सौगात उन्होंने दी। साथ ही वहां से हुंकार भरते हुए नजर आए और कहा कि बीजेपी ने आजमगढ़ को पूर्वांचल एक्सप्रेस वे दिया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने दलितों पर हमेशा से अत्याचार किया। तो मथुरा में कड़ी सुरक्षा के साथ आज शाही ईदगाह मस्जिद में नमाज पढ़ी गई। करीब 500 नमाजियों के द्वार मस्जिद में जाकर नमाज उन्होंने पढ़ी। 6 दिसंबर को धारा 144 लागू की गई और श्री कृष्ण जन्म स्थान और शाही ईदगाह मस्जिद पर अतिरिक्त फोर्स लगाया गया। हमारे सहयोगी ने मस्जिद में नमाज पढ़कर वापस आए नमाजियों से इस सिलसिले में खास बातचीत की है। हिंदूवादी संगठनों के जलाभिषेक के ऐलान के बाद भले ही उसे वापस ले लिया गया हो, लेकिन यहाँ एहतियातन जो फोर्स है वो यहाँ लगाया गया है। आज जो इस शाही ईदगाह मस्जिद पर नमाज पढ़ी गई है, नमाज के बीच पढ़ी गई है। आप देख सकते हैं जो शाही ईदगाह मस्जिद नमाज पढ़ी, कड़ी सुरक्षा घेरे के बाद बाहर महाराज जिसके लिए हम बात करते हैं। आज यहाँ नमाज पढ़ी, ऐसा माहौल लगा, बहुत अच्छा माहौल है और पूरी तरह से यहाँ शांति। मैं समझता हूँ पूरे बंधु के लोगों ने इसको नकार दिया। भारी लोग उन्होंने आज यहाँ 6 दिसंबर आज बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस 65वां तारीख को उन्होंने ऐलान किया था, लेकिन उसके बाद उन्होंने वापस ले लिया। मामले में कुछ ऐसा था कि आईडी हमारी नहीं, प्रशासन द्वारा अपनी व्यवस्थाएं की गई। बाकी की नमाज पहली जैसे होती है बाकी बस ये है कि जो प्रशासन के लोग थोड़ा कोई बैड एलिमेंट नहीं है और यहाँ पर मथुरा नगरी और स्थान यहाँ बहुत बड़ा भाईचारा है। तो बिल्कुल है, जिस तरह से प्रशासन ने दावा किया था कि 6 दिसंबर को भले ही जो आह्वान किए गए हों वापस ले लिए गए हों, लेकिन किसी भी बैड एलिमेंट्स को किसी भी तरह का में पढ़ी गई नमाज, नमाजियों ने नमाज अदा की। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए और नमाजियों ने क्या कुछ कहा, इसके बाद ये भी हमने आपको सुनवाया। हमारे सहयोगी ने खास बातचीत उनसे की है। तो आज शाही ईदगाह मस्जिद में नमाज पढ़ी गई, जिसको लेकर लंबे समय से तैयारियां भी की जा रही थी। करीब 500 नमाजी यहां पर पहुंचे और नमाज उन्होंने अदा की।
लखनऊ में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के साथ मैनिफेस्टो समिति और चुनाव अभियान समिति की बैठक हुई। यूपी के विकास के लिए रोजगार, शिक्षा, किसान और महिलाओं की प्रगति के लिए विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा भी की गई। प्रियंका गांधी ने घोषणा पत्र कमेटी और कैंपेन कमेटी के साथ लखनऊ में बैठक कर चुनावों की तैयारी की चर्चा की। तो वहीं जनता की राय से तैयार किए गए घोषणा पत्र को अंतिम रूप देने पर भी चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि घोषणा पत्र में युवाओं, किसानों, महिलाओं, व्यापार के वंचित वर्गों समेत सभी तबकों की आवाज को जगह दी गई। प्रियंका गांधी ने कहा कि घोषणा पत्र उत्तर प्रदेश की प्रगति का रास्ता तैयार करने वाला दस्तावेज होगा। श्रावस्ती में डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान डिप्टी सीएम ने बीजेपी की उपलब्धियों की भी घोषणा यहाँ पर की, उनको गिनवाया। डिप्टी सीएम ने विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश बदल रहा है। उन्होंने कहा कि जमीन माफियाओं के अवैध जमीन पर गरीबों का आवास बनाया जा रहा है। श्रावस्ती से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर डिप्टी सीएम पहुंचे और कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास उन्होंने किया। इस दौरान बीजेपी की उपलब्धियों को भी उन्होंने गिनवाया। कहा कि सरकार लगातार प्रदेश और क्षेत्रवासियों के उत्थान के लिए काम कर रही है। इस दौरान तब कार्यक्रम को लेकर तमाम तैयारियां की गई। खबर ललितपुर से है। यहां पर रानी कोडर गांव में दबंगों ने एक महिला को बेरहमी से पीटा, जिसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। तो वहीं पीड़ित महिला की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। तो पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर फिलहाल मामला दर्ज कर इस पूरे मामले में जांच आगे बढ़ाई है। बेहद संवेदनशील ये मामला दबंगों की दबंगई सरेआम देखने को मिली है। ललितपुर के रानी कोडर गांव का मामला, जहां पर एक महिला को बेरहमी से पीटा गया, जिसके बाद गंभीर हालत में महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। और फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने आगे की कार्रवाई को तेज कर दिया है। मामले में जांच शुरू कर दी कि आखिरकार क्या वजह रही कि दबंगों ने इस महिला को पीटा, क्योंकि वजह का फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया है। लेकिन एक महिला को बेरहमी से पीटने का यह मामला ललितपुर से सामने आ रहा है। साथ ही इस बात की भी गवाही दे रहा है कि दबंगों में कितना खौफ पुलिस का है। ना पुलिस का डर है और ना ही कानून का खौफ है, और इसीलिए शायद इस तरीके की घटनाओं को लगातार अंजाम दिया जाता रहा है। और क्षेत्र में खासतौर पर महिलाओं के खिलाफ अपराध का ग्राफ भी बढ़ता चला जा रहा है। तो वहीं गोंडा के शहर कोतवाली क्षेत्र के पौष इलाके में स्थित एक निजी मैरिज लॉन में शादी समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग से अफरा तफरी मच गई। मांगलिक कार्यक्रम के दौरान हर्ष फायरिंग में जानकी नगर की रहने वाली ज्ञानती सिंह नाम की एक महिला के सर में अचानक गोली लग गई और हड़कंप मच गया। जख्मी महिला को आनन फानन में निजी नर्सिंग होम ले जाया गया, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। डॉक्टरों के मुताबिक महिला फिलहाल खतरे से बाहर है। तो वहीं इस पूरे मामले में सीओ लक्ष्मीकांत गौतम ने बताया कि मांगलिक कार्यक्रम के दौरान हर्ष फायरिंग हुई है और महिला का इलाज चल रहा है। केस दर्ज कर घटना की जांच करवाई जा रही है। तो गोंडा से मामला, जहां पर फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। केस दर्ज कर लिया गया है। साथ ही डॉक्टर्स ने महिला की जान को खतरे से बाहर बताया। तो हर्ष फायरिंग का ये मामला गैर कानूनी होने के बावजूद शादी समारोह में हर्ष फायरिंग की लगातार खबरें सामने आ रही हैं। इस पूरे मामले में पुलिस की कार्यप्रणाली भी सवालों के कटघरे में, कि कोरोना के लिहाज से भी तमाम गाइडलाइंस जारी की गई हैं। और जब शादियां होती है तो हर्ष फायरिंग को लेकर गाइडलाइंस पहले से ही जारी है। बावजूद इसके हर्ष फायरिंग की घटनाएं क्यों सामने आती हैं? क्योंकि खबर इटावा से, यहां पर प्रेम प्रसंग के चलते महिला और युवक ने, आपको बता दें कि जान दे दी है। फांसी लगाकर प्रेमी जोड़ों ने अपनी जान दे दी। रिश्ते में चाचा भतीजे थे दोनों। सिविल लाइन इलाके के हरदासपुर की यह घटना है। जान देने वाले दोनों बांदा जिले के बिसंडा के रहने वाले थे। 30 नवंबर से लापता हो गए थे महिला और उसका भतीजा। एसएसपी समेत कई अफसर मौके पर जांच के लिए पहुंचे। तो प्रेम प्रसंग के चलते महिला और युवक ने जान दे दी, जिसके बाद परिवार में सन्नाटा है, इलाके में सनसनी फैल गई है। फांसी लगाकर दोनों ने अपनी जान दे दी। पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी है। साथ ही दोनों शवों को बरामद कर लिया गया। सिविल लाइन इलाके के हरदासपुर की घटना है। रिश्ते में आपको बता दें चाचा चाची और भतीजे ये दोनों थे। और प्रेमी जोड़े ने क्यों जान दी है, फिलहाल इसका खुलासा नहीं हुआ है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है।
तो वहीं अलीगढ़ के तहसील इगलास में अलीगढ़ रोड के पास नहर में तेज प्रभाव से पानी आने के कारण नहर की पटरी कट जाने से हजारों बीघा फसल जलमग्न हो गई, जिसमें आसपास के किसानों की पूरी फसल तबाह हो जाने से किसानों पर परेशानी का पहाड़ टूट गया है। किसानों का ये साफ तौर पर कहना है कि नहर में ज्यादा पानी छोड़े जाने के कारण नहर की पटरी कट गई थी, जिसके कारण उनकी फसल तबाह हो गई थी। तो वहीं दूसरी ओर उप जिलाधिकारी इगलास सहित सिंचाई विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंच गए। उनके द्वारा रेस्क्यू अभियान चलाकर नहर के पानी को डाइवर्ट करने का काम किया जा रहा है, जिससे आसपास के गांव में पानी को जाने से रोका जा सके। ग्रामीणों की पूरी फसल डूब गई है, पूरी मेहनत पानी हो गई। किसान भुखमरी के कगार पर खड़ा हुआ है। लोन लेकर के जो लोगों ने जमीन लेकर के जमीन में बेवाल लाग लगाई, डीएपी नहीं मिली, यूरिया लिया और डीएपी जो बड़ी मुश्किल चली और सारी लागत जो है जमीन की जो सब बर्बाद हो गई। हाँ, रात जानकारी मिली थी कि नहर का कटान हो गया है, तभी हम लोग आ गए थे यहाँ पे। जेसीबी वगैरह मंगवा के सिंचाई विभाग के जेई वगैरह भी आ गए हैं। तो ये जो नहर हमारी सूखी है बगल में, इसका कटान करा के इस नहर से इसका पानी हम इसमें पास करा रहे हैं, एक चीज़। और दूसरी चीज़, वहाँ पे जहाँ पे कटान हुआ है वहाँ पे मिट्टी बोरियों में भरवा के और बल्ली वगैरह लगवा के वहाँ पे कटान अभी बंद कराएंगे। चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। लगातार बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।